हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 26, सरप्राइज गिफ्ट फॉर आन्या। आन्या ने जब अर्नव को अपने इतने करीब देखा तो उसका धकने बने लगी। वो अपनी नजरों को दूसरी तरफ करते हुए घबराकर बोली, आप मेरे इतने करीब मत आइए, मुझे डर लग रहा है। आन्या की आवाज में हिचकिचाहट थी। अर्नव उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। उसने आन्या की ठुड्डी को पका और अपनी तरफ करते हुए बोला, इतना भी डरावना नहीं दिखता हूँ मैं, जो तुम मुझसे डरने लगी हो वाइफी। आन्या ने फिर भी अर्नव के चेहरे को नहीं देखा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी इस बच्चों वाली हरकत पर अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अर्नव बस मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसकी कलाई को पकड़कर उसे आईने के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आन्या आंखें खोलकर देखना चाहती कि अर्नव उसे कहाँ ले जा रहा है, पर आन्या की घबराहट ने उसे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वही अर्नव ने आन्या को आईने के सामने खड़ा किया और उसके बालों को एक तरफ कर देता है। अर्नव के हाथ का स्पर्श पर आन्या को अपनी गर्दन पर होता है तो वो कांप जाती है। उसके मुंह से एक ठंडी सिसकारी निकली, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। अर्नव ने आन्या के बालों को पीछे किया और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। बॉक्स ओपन करने पर उसने एक डायमंड पेंटेड और चेन थी। वो चेन बेहद खूबसूरत थी और पेंडेंट जिसमें हॉट शेप था और बीच में डायमंड से लिखा हुआ था। अर्नव ने वो पेंडेंट देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और भी फैल गई। अर्नव ने वो पेंडेंट आन्या के गले में पहना दिया। आन्या सब कुछ महसूस कर पा रही थी, पर अर्नव के डर से वो ना तो अपनी आंखें खोल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। वही अर्नव ने आन्या को वो पेंडेंट पहनाया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ से हल्के से स्पर्श कर लेता है। आन्या दोबारा सिसक पड़ी। आंखें खोलो जान, अर्नव बड़े ही प्यार से बोला। आन्या ने अर्नव की बात सुन अपनी आंखें खोली। अर्नव ने अपना चेहरा आन्या के कंधे पर रखा और मुस्कुरा हुए उसे आईने में देखकर बोला, पता है ये पेंडेंट मैं तुम्हें रात में ही देने वाला था, पर रात में तो तुम सो गई थी, इसलिए नहीं दे पाया। हमारे खानदान में पत्नी को शादी की पहली रात पति गिफ्ट देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा था, बताओ तुम्हें पसंद आया या नहीं जान। उद्धरण चिन्ह। आन्या तो उस पेंडेंट को देखती ही रह जाती है। कितना खूबसूरत था। उसके डायमंड ऐसी चमक दे रहे थे कि वो अपनी खूबसूरती से आन्या की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। अर्नव आन्या की दोनों बाहों को अपने हाथों से पकड़कर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाए बेकरार नजरों से उसे देख रहा था। आन्या ने उस पेंडेंट को अपने हाथों से छुआ और अर्नव से बोला, ये सच में बेहद खूबसूरत है, पर अर्नव के चेहरे पर स्माइल गायब हो गई। आन्या का असमंजस से भरा चेहरा देखकर अर्नव बोला, पर क्या जान। आन्या ने अपना नजरें नीची करते हुए कहा, पर आपने मेरे लिए ये पेंडेंट क्यों लाए? और कल मेरे हाथों में मेहंदी और हल्दी आपने क्यों लगाई थी? मुझे पता है वो सब आपने ही किया था। आपने ही मुझे डराया था। ये शादी ये सब कुछ आपने ही किया है, पर क्यों? अर्नव ने आन्या की बात सुनकर उसकी बाह को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। अर्नव कुछ पल उसे देखता रहता है। वही आन्या भी अपने पैर के अंगूठे को फर्श पर रगड़ती रहती है। अर्नव उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे आप चाहिए, जिंदगी भर के लिए। अर्नव की ये बात सुनते ही आन्या के शरीर में जैसे बिजली का कट दौड़ने लगा। उसे अर्नव से इस बात की उम्मीद नहीं थी। और कोई सवाल है आपका जान? अर्नव ने उसके चेहरे की तरफ हल्का सा झुकते हुए कहा। आन्या अपना चेहरा पीछे हटाते हुए खुद से बोली, पूछना तो बहुत कुछ है, पर जिस तरह ये बार बार करीब आ जाते हैं, मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। मेरी जुबान काम नहीं करती, क्या करूं? और आन्या बेटा कहाँ फंस गई तुम? आन्या अपनी गर्दन स्प्रिंग की तरह हिलाती है। वो अर्नव की तरफ देखे बिना हड़बड़ाकर बोली, मुझे आंटी जी ने कहा था कि ब्रेकफास्ट पर सब टाइम से आ जाना, मुझे चलना चाहिए, आप भी आ जाइएगा। आन्या बिना रुके तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गई। वही अर्नव आन्या की इस हरकत पर हंस देता है। वो अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, और जान। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ जीवन ने जैसे तैसे करके आजीविका का रेड कलर का टॉप निकाला और उसे वॉशरूम की डोर को नॉक किया।
आजीविका अपना हाथ बाहर निकालते हुए बोली, लाओ यार, कितना टाइम लगा दिया तुमने। जीवन ने अपनी आंखें बंद की और वो टॉप उसके हाथ की तरफ बढ़ा दिया। आजीविका ने टॉप लिया पर इस दौरान उसका हाथ जीवन के हाथ से टच हो जाता है। आजीविका ने वॉशरूम का डोर बंद किया तो जीवन ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली। तभी आजीविका वॉशरूम के अंदर से बोली, ये तुम्हारे हाथ उस लंगूर जैसे क्यों लग रहे थे। उद्धरण चिन्ह। जीवन ने आजीविका की बात सुनकर अपना सिर झटकते हुए कहा, इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जीवन, यहाँ से जाना होगा वरना ये लड़की अगर बाहर आ गई तो तुझे इस घर से बाहर फेंक देगी। जीवन ने इतना कहकर बिना एक पल गवाए अपने कदम रूम से बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वही आजीविका वॉशरूम से बाहर निकली तो रूम में कोई भी मौजूद नहीं था। आजीविका अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़की इतनी जल्दी कहाँ चली गई। उद्धरण चिन्ह। फिर घड़ी में टाइम देखकर, और गॉड, 10 बजने वाले हैं। अभी तो ब्रेकफास्ट भी करना है। कम ऑन अज्जू, जल्दी तैयार हो जाओ। जीवन जब रूम से बाहर निकला तो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। जीवन भी नीचे आ गया। पंकज जी उसे देखते हुए बोले, तुम कहाँ थे जीवन, कौशल्या जी कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही है। जीवन ने अपनी नजरें सीढ़ियों से नीचे आ रही आजीविका की तरफ की और हकलाते हुए बोला, वो मैं रूम में था, आज लेट हो गया। कौशल्या जी ने जीवन की तरफ देखकर कहा, तुम लेट हो गए थे या अज्जू ने लेट कर दिया। आजीविका आन्या के पास वाली चेयर पर आकर बैठती है और जीवन को घूरते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो तैयार हो रही थी। मैंने तो सुबह से इसे देखा ही नहीं है। आप इसकी सारी बातों का दोषी मुझे ही क्यों समझती है मॉम। उद्धरण चिन्ह। कौशल्या जी आजीविका को देखते हुए, क्योंकि जीवन कभी भी लेट नहीं होता है, तुम ही उसे हमेशा लेट करती हो। उद्धरण चिन्ह। मॉम, ये लम अपने होंठ काटते हुए, आई मीन जीवन तो जैसे कभी लेट हो ही नहीं सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। कौशल्या जी उसे घूरते हुए बोली, चुपचाप नाश्ता करो और जीवन की रिस्पेक्ट किया करो, हर वक्त इससे लड़ना अच्छा नहीं। उद्धरण चिन्ह। वही आन्या जो ये सब सुन रही थी वो जीवन को एकटक देखने लगती है। जीवन ने आन्या की तरफ देखा और आंखें के इशारे से चुप रहने को कहा, क्योंकि आन्या ही थी जो जानती थी कि जीवन आजीविका के रूम में था। जीवन जानता था कि अगर आन्या ने इस वक्त आजीविका को सच बता दिया तो वो बाल की खाल निकाल देगी। वो सभी नाश्ता कर रहे थे कि तभी आन्या की नजर उसकी तरफ आ रहे अर्नब पर पड़ी। आज पहली बार था जब वो अर्नब के साथ नाश्ता करने वाली थी, वरना तो अर्नब को देखते ही वो नाश्ता करने भी नहीं आती थी। उसके उठने से पहले या उसके जाने के बाद ही वो नाश्ता किया करती थी। अर्नब अपनी फॉर्मल ऑफिस वेयर में हमेशा की तरह कहर ढहा रहा था। उसकी बॉडी पर फिट ब्लू सूट में वो लड़कियों को हमेशा की तरह पागल करने के लिए रेडी था। पर आज उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली उसकी स्माइल। हमेशा गुस्सा करने वाला अर्नब आज बहुत खुश नजर आ रहा था। आन्या के हाथ में मौजूद चम्मच उसके होंठों के पास ही रुक गई। वो अर्नब को एकटक देखने लगी। वो तो अर्नब को देखने में इतनी खोई हुई थी जैसे अर्नब को उसने पहली बार देखा हो। वैसे इस तरह तो पहली बार ही देखा। आन्या को पता ही नहीं चला कब वो अपने आप ही स्माइल करने लगी। भाई बहुत हैंडसम है ना आन्या, आजीविका ने आन्या के करीब आकर धीमी आवाज में कहा। आन्या भी खोई हुई सी बोला, हम मम, डेविल सच में हैंडसम है। अचानक आन्या को महसूस हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया। आन्या ने आजीविका को घूर कर देखा। वो उसकी तरफ घूर कर देखती है, जबकि आजीविका उसका चेहरा देखकर हंस देती है। अर्नब सभी को गुड मॉर्निंग कहता है और पंकज जी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। उसके पास ही आन्या भी बैठी हुई थी। सभी ने नाश्ता करना शुरू किया। कौशल्या जी ने अर्नब को देखकर कहा, बेटा, मेरी सहेलियां और जान पहचान वाली औरतें आन्या की मुंह दिखाई के लिए आना चाहती है। अर्नब ने कौशल्या जी की बात सुनकर कहा, हम, पर मैं नहीं चाहता कि आन्या की मुंह दिखाई को लिए कोई भी आए। सभी लोग अर्नब की ये बात सुनकर हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। पर बेटा, तुम्हारी शादी की खबरें टीवी और न्यूज़पेपर पर आ गई है, हमें रिसेप्शन और मुंह दिखाई तो करनी होगी।
अर्नव ने अपनी नजर आन्या के चेहरे की तरफ की। आन्या अपनी नजरें नीची करके चुपचाप ब्रेकफास्ट खा रही थी, लेकिन उसके गले से नीचे खाना जा ही नहीं रहा था। तभी अर्नव आन्या की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, मैं चाहता हूँ कि अन्य पहले इस फैमिली के साथ और मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए। मुंह दिखाए आप बाद में भी करवा सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लिए अन्य का कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौशल्या जी ने अर्नव की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। वही आन्या को अर्नव की यह बात सुनकर राहत मिलती है। वो गहरी सांस लेकर अपने आप से कहती है, ये भी सही है, मुझे भी तो कंफर्टेबल होना जरूरी है। मैं तो अभी इस शादी को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ, बाकी रस्में मुझे तो कैसे होगी। फिर अर्नव के चेहरे को देखकर कुछ भी कहो, ये डेविल हैंडसम होने के साथ साथ समझदार भी है, कहते हुए आन्या के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी अर्नव ने नाश्ते की एक बाइट उठाकर आन्या की तरफ बढ़ा दी। आन्या ने अर्नव की तरफ देखा, फिर उस बाइट की तरफ और फिर बाकी सभी घरवालों की तरफ। सभी अपने आप में बिजी थी, जबकि अर्नव आन्या के चेहरे को एकटक देख रहा था। आन्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव को मना कर पाए, इसलिए उसने चुपचाप निवाला अपने मुंह में रख लिया। ये देखकर अर्नव के फेस पर भी स्माइल आ गई। तभी आन्या के होंठ के पास जैम लग जाता है। अर्नव अपने अंगूठे से आन्या के होंठ से वो जैम हटाता है, फिर अंगूठे को अपने होंठों के पास लाकर उसे चुम लेता है और मुस्कुरा देता है। आन्या ये देखकर अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेती है। तभी अर्नव उसके पास आकर बोला, मुझे इस तरह देखना बंद करो और नाश्ता कर लो। मुझे देखने के लिए तुम्हारे पास अब पूरी जिंदगी है। आन्या झिप गई, उसने तुरंत अपनी नजरें ब्रेकफास्ट की प्लेट में कर ली। वही अर्नव उसे देखते हुए धीमी आवाज में बोला, आज पहली बार मुझे जैम इतना अच्छा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने अर्नव की बात सुन अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब शर्म भी आने लगी। घबराहट को थी ही उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, डेविल। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 27। अर्नव की पसंद का खाना बनाना होगा। अर्नव आन्या को गिफ्ट देता है, जिसकी वजह से अर्नव आन्या के बेहद करीब आ जाता है। आन्या अर्नव का अपने इतने करीब देखकर घबरा जाती है और रूम से बाहर चली जाता है। वही अर्नव डाइनिंग टेबल पर भी उसके करीब आता है, जिसकी वजह से आन्या की घबराहट बेहद बढ़ जाती है। अब आगे। अर्नव ऑफिस पहुंचा। उसके कंपनी का मैनेजर गिरीश भी था। जीवन जब ऑफिस के लिए लेट हो जाता तो वही अर्नव को सारी रिपोर्ट दिया करता था। अर्नव को सभी एम्प्लॉय गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अर्नव भी पोलाइट होकर सभी को विश करते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। अर्नव के चेहरे पर आज इतने शांत एक्सप्रेशन देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि अर्नव हमेशा रूड होकर ही रहता था, पर अर्नव का ये बदला हुआ लुक पहली बार सभी ने देखा है। सर, आज सुबह ही ये खबर सामने आ चुकी है कि आपने कपूर एंड सन्स कंपनी खरीद ली है, जिसके बाद मिस्टर कपूर काफी गुस्सा है और आप पर बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं। हमने अपना तरफ से सफाई पेश कर दी है, पर मीडिया वालों को तो आप जानते हैं, हर बात का बतंगड़ बना देते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्नव आगे चलते हुए, जो हो रहा है होने दो, अगर कुछ ज्यादा हुआ तो जीवन संभाल लेगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण। गिरीश ने अर्नव की बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाए और आगे बोला, सर, आज दोपहर में हमें कपूर एंड सन्स कंपनी को लेकर नया प्रोजेक्ट शुरू करना होगा, क्योंकि वो कंपनी अभी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल तरीके से स्टेबल नहीं है। मैं उस कंपनी को लेकर जीवन के आने के बाद डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस टॉपिक को रहने दो। उद्धरण चिन्ह। गिरीश ने अर्नव की बात सुनकर अपनी गर्दन हिला दी। अर्नव अपने केबिन के डोर तक पहुंचा तो गिरी केबिन का डोर ओपन करते हुए बोला, सर, आज दोपहर को मिस्टर चंदना के साथ जो मीटिंग होने वाली थी वो अब शाम को तय की है उन्होंने। उद्धरण चिन्ह। अर्नव गिरीश का ये बात सुनकर रुक गया। उसने गिरीश के चेहरे की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये उन्होंने कब बताया? मैंने आज सुबह ही जीवन से पूछा था तो मीटिंग दोपहर की ही थी। सर, वो अभी कुछ देर पहले ही वो बोल रहे हैं कि उनको किसी और मीटिंग के लिए जाना है। गिरीश की बात सुन अर्नव अपने केबिन के अंदर एंटर करता है। वो अपनी चेयर के पास आकर बोला, ये मीटिंग कैंसिल कर दो और उन्हें बताना मत, उन्हें भी पता चलना चाहिए अपनी तरफ से डिसीजन लेने का क्या अंजाम होता है।
गिरीश ने अपना सिर हिला दी पर फिर अचानक बोल पड़ा, लेकिन सर वो प्रोजेक्ट तो 700 करोड़ का है। क्या ये ठीक रहेगा? उद्धरण चिन्ह। मैंने जैसा बोला है बस वैसा करो। अर्नव के चेहरे के गंभीर एक्सप्रेशन देखने के बाद गिरीश में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ और बोल पाए। अर्नव ने आज दिन भर का सारा शेड्यूल जानने के बाद गिरीश को वहां से जाने को कहा और जैसे ही काम के लिए लैपटॉप की तरफ हाथ बढ़ाए तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपना मोबाइल उठाया, गैलरी ओपन की। गैलरी में आन्या की मेहंदी और हल्दी फंक्शन की कुछ तस्वीरें थी जो अर्नव ने चोरी छुपे ली थी। अर्नव ने उसकी एक क्यूट सी तस्वीर ली, फिर उसे अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर सेट किया और अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ जीवन आजीविका को लेकर उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचा। दोनों यूनिवर्सिटी के बाहर कार में भी लड़ रहे थे। तुम आखिर मुझ पर एहसान कर रहे हो क्या, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़कर? एक तो तुम्हारे साथ एक कार में आना पड़ रहा और उस पर तुम मुझे 100 बार टोक देते हो। खिड़की से हाथ बाहर मत निकालो, ये मत करो, वो मत करो, ये ऐसे बैठो, वैसे बैठो। आजीविका जीवन की नकल निकालते हुए बोली। जीवन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, अरे यार, अब तुम्हारी भलाई के लिए कोई चीज कहूँ तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। सीट बेल्ट बांधना जरूरी है और कार से हाथ बाहर निकालना सही नहीं। तुम देखती तो हो कितने व्हीकल्स चलते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं। खैर, मुझे नहीं लड़ना तुमसे। तुम मुझे पागल कर दोगे। आजीविका अपने माथे को हाथों से पकड़कर बोली। फिर गुस्से से सिर झटककर कार से बाहर निकलने वाली थी कि तभी उसके सिर पर लगने वाली थी, पर जीवन ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसके सिर रख लिया। आजीविका ने पलटकर उसकी तरफ देखा और मुंह बनाकर बोली, ज्यादा अच्छे मत बनो। इतना कहकर वो कार से बाहर निकल जाती है। जीवन ने उसकी ये हरकत देखकर स्माइल दी और बोला, कितनी गुस्सैल है ये। उद्धरण चिन्ह। फिर आजीविका के चेहरे को देखते हुए, सुनो, किसी अनजान लड़के से बात मत करना। उद्धरण चिन्ह। आजीविका ने विंडो के पास आकर उसकी तरफ देखकर झुकते हुए कहा, मेरी मर्जी होगी उससे बात करूंगी। खून। उद्धरण चिन्ह। जीवन मुस्कुराते हुए, अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगे तुम? हाँ, अर्नव से शिकायत। उद्धरण चिन्ह। जीवन की इतनी सी बात सुन आजीविका का सारा गुस्सा फुर हो जाता है। वो कुछ नहीं बोल पाती, बस उसे देखती रहती है। जीवन ने वॉच ने टाइम देखते हुए आजीविका से कहा, अच्छा चलो क्लास में जाओ। तुम्हारी क्लास का वक्त हो गया है, वरना इसका गुस्सा भी तुम मुझ पर ही निकालोगी। जीवन ने उसे बाय कहा। आजीविका ने एक नजर जीवन को देखकर मुंह बनाया, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। वही जीवन उसे जाते हुए मुस्कुराकर देखता रहता है। जीवन अपने आप से बोला, तुम्हें कैसे बताऊं, तुम चाहे कितना भी गुस्सा कर लो पर तुम मेरी मोहब्बत थी, हो और रहोगी। मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। जीवन के मोबाइल की रिंग बजती है, वो कॉल रिसीव करता है तो सामने से कुछ ऐसा बोला गया जिसे सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। वो चौंक कर बोला, व्हाट, मैं आ रहा हूँ, तुम ये बात अर्नव से मत कहना। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और तुरंत कार स्टार्ट करके कार ऑफिस की तरफ बढ़ा लेता है। दूसरी तरफ सिंघानिया भवन। आन्या कौशल्या जी के साथ उनके रूम में बैठी हुई थी। कौशल्या जी आन्या को अपने खानदानी जेवरात दे रही थी। ये देखो, ये मेरी सास यानी कि अर्नव की दादी सास ने मुझे दिया था और अब ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। कौशल्या जी ने एक बेहद सुंदर डायमंड और गोल्ड का नेकलेस आन्या के सामने करते हुए कहा। आन्या ने पहली बार इतने भारी नेकलेस देखे थे, जिन्हें देखकर उसका मुंह बेहद छोटा सा हो गया और वो उदास होकर अपने आप से बोली, आंटी आप मुझे किस जिम्मेदारी में बांध रही है? मैं तो अभी ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी शादी डेविल सिंघानिया से हो गई है, तो फिर इस घर की बहू होने की जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगी? हे भगवान, क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। आन्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर कौशल्या जी उसके पास आकर बैठ गई और उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो, कुछ कहना है क्या? आन्या ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं ये सब कैसे संभालूंगी आंटी, आपको तो पता है शादी किस तरह हुई है,
मुझे अभी वक्त दीजिए, आपकी खुशी के लिए मैंने ये शादी की थी, लेकिन ये जिम्मेदारी। उद्धरण चिन्ह। कौशल्या जी के चेहरे पर उसकी बात सुनकर स्माइल आ गई। वो आन्या के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोली, मुझे पूरी उम्मीद है और तुम पर भरोसा भी है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। अर्नव की पत्नी होने की जिम्मेदारी भी तुम अच्छी तरह संभाल सकती हो और इस घर की बहू होने की जिम्मेदारी भी तुम बखूबी निभाओगी। आन्या ने कौशल्या जी के चेहरे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर आन्या को लेकर एक विश्वास की झलक दिखाई दे रही थी। आन्या उनके आगे अब कुछ भी नहीं बोल पाए और चुपचाप वो जैसे कहती है वैसा मान लेता है। कौशल्या जी ने आन्या की कलाई पकड़ते हुए उसकी कलाई में कुछ कंगन पहनाए। वो बोली, ये कंगन मैंने अर्नव की दुल्हन के लिए बनाए थे और अब तुम इस परिवार की बहू और अर्नव की पत्नी हो, इसलिए ये कंगन तुम्हारे लिए है। आन्या के चेहरे पर नर्वसनेस आ गई। अर्नव की पत्नी, ये शब्द उसके जहन में गूंजने लगे। कौशल्या जी आन्या से बात कर रही थी कि तभी वहां पर निर्मला जी आ गई। निर्मला जी कौशल्या जी को देखते हुए बोली, बड़ी मैम, वो बहुरानी की पहली रसोई के लिए जो भी सामान आपने मंगवाया था गगन वो लेकर आ गया है, आप एक बार देख लीजिए। कौशल्या जी निर्मला जी बात सुनकर, ठीक है निर्मला, मैं आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। निर्मला जी ने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। कौशल्या जी ने आन्या को जवाहरात देते हुए उसके पास से खड़ी होते हुए बोली, तुम अपनी सारी अमानत को संभाल कर करो, फिर किचन में आ जाना, मैं तुम्हारी पहली रसोई के लिए सारी तैयारियां देख लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने असमंजस से कौशल्या जी को देखते हुए कहा, पहली रसोई। उद्धरण चिन्ह। कौशल्या जी मुस्कुराकर, हाँ बेटा, आज तुम्हें अर्नव की पसंद का खाना बनाना है। पहली रसोई है ना तुम्हारी, तो खाना तुम्हें ही बनाना है। उद्धरण चिन्ह। आन्या उनकी ये बात सुनकर उन्हें देखती रहती है। कौशल्या जी तो वहां से चली जाती है, पर आन्या हाथ बढ़ाकर अपने आप से कहती है, आंटी, आप मुझसे नॉर्मल खाना बनवा लेती, मैं बना देती, पर उस देवल सिंघानिया की पसंद का खाना, वो भी मुझे अपने हाथों से बनाना होगा। ये क्या मुसीबत दे दी आपने, उफ उफ उफ। दूसरी तरफ अर्नव अपने केबिन में था, तभी वहां पर जीवन आ जाता है। जीवन ने केबिन का डोर नॉक किया। अर्नव उसे अंदर बुलाता है। जीवन के चेहरे पर काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। अर्नव अपने काम में मसरूफ था, उसने जीवन के चेहरे की तरफ नहीं देखा। वो सीधा बोल पड़ा, अच्छा हुआ तुम आ गए जीवन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो कपूर एंड सन्स कंपनी को लेकर मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है। उद्धरण। वही जीवन अर्नव के चेहरे को देख रहा था। वो हड़बड़ाकर बोला, अर्नव, वो उसके बारे में पता चल गया है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने इतना सुना तो उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अपनी नजरें उठाकर जीवन के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कौन? उद्धरण चिन्ह। जीवन ने गहरी सांस लेकर कहा, जगुआ के बारे में। आन्या की पहली रसोई कैसी होगी? उसकी पहली रसोई जब उसे अपने हाथों से अपने देवल पति के लिए खाना बनाना होगा, जिस इंसान की पसंद का उसे पता तक नहीं है, आखिर वो उसकी पसंद का खाना कैसे बनाएगी? जीवन और आजीविका की नोक झोंक और जीवन का उसके लिए प्यार क्या अंजाम देगा? आखिर ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए जीवन इतना परेशान हो गया? आखिर कौन है ये जगुआ? एपिसोड 28। एंजल मेरे लॉय गुलाब जामुन बनाओ। जीवन जब जगुआ के बारे में अर्नव को बताता है, वही जगुआ का नाम सुनकर अर्नव ने अपने होंठ पर अपनी उंगली को रखते हुए कहा, क्या पता चला, कहाँ पर है वो? उद्धरण चिन्ह। जीवन ने गंभीर होकर कहा, वो कल मुंबई आने वाला है और उसका कुछ बड़ा प्लान है। मुझे तो लगता है डेविड ने ही उसे भेजा होगा। वही जब अर्नव ने डेविड का नाम सुना तो उसकी त्योरियां चढ़ गई, चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो और जैसे ही कुछ पता चले मुझे जरूर बताना। हाँ, मेरी पूरी नजर उसके हर एक एक्शन पर है। पर तुम जानते तो हो कि हमने जॉर्डन के अलावा किसी को देखा नहीं है, लेकिन हम जल्द ही उसके बारे में सब कुछ पता लगवा लेंगे। जीवन की बात पर अर्नव ने अपना सिर हिला दिया, फिर बात बदलते हुए बोला, सुनो जीवन, वो कपूर एंड सन्स कंपनी को लेकर मुझे तुम्हें कुछ कहना था। हाँ अर्नव, कहो। जैसा तुमने कहा था, हमने वो कंपनी खरीद ली है।
अर्नव ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हम अब मुझे उस कंपनी को आन्या के नाम पर करना है और हाँ, उसका नाम अब आन्या एंटरप्राइजेस होगा। जीवन पहले तो अर्नव की बात सुन थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जानता था कि अर्नव अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में सोचता है और अब आन्या भी परिवार का हिस्सा है, तो उसने आन्या के नाम पर वैसे तो अपनी पूरी जिंदगी की है, पर अर्नव की सोच हमेशा लड़कियों को आगे बढ़ावा देने की थी और वो आन्या को भी हमेशा आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था। जीवन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हो जाएगा बॉस। उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने अपना सिर हिलाया और उसे जाने को कहा और वापस अपना काम करने लगा। अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि उसका मोबाइल रिंग करता है। उसने बिना देखे कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, अर्नव ने इतना कहा, पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। अर्नव ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो घर से कॉल था, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस गहरी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। अर्नव समझ गया कि कॉल पर कोई और नहीं बल्कि आन्या है। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बोलोगी वाइफी, या फिर मुझे अपनी सांसें काउंट करवाती रहोगी? आन्या सकपका गई। उसे समझ नहीं आया कि अर्नव उसे कैसे पहचान गया। आन्या ने थोड़ा नर्वसनेस के साथ कहा, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि। आन्या इतना कहते कहते दोबारा रुक गई। अब अर्नव ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, वाइफी, आप आराम से सोच लीजिए, जैसे ही याद आ जाए मुझे बता देना, मैंने कॉल ऑन पर ही रखा हुआ है। आन्या ने हाथ बढ़ाकर तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे याद आ गया है। हाँ तो फिर कहो ना। उद्धरण चिन्ह। मैं पूछना चाहती थी कि आपको खाने में क्या पसंद है। वो क्या है कि आज मेरी पहली रसोई है, खाना मुझे ही बनाना है, पर मुझे आपकी पसंद नहीं पता है। आन्या थोड़ी घबराई सी बोली, क्योंकि यो पहली बार था कि आन्या ने अर्नव को कॉल किया था और वो भी उसकी मजबूरी थी कि अर्नव रो कॉल करना पड़ रहा था, वरना आन्या तो अर्नव को कॉल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अर्नव उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम जो भी प्यार से बनाओगी मैं सब खा लूंगा। आन्या परेशान होकर बोली, पर आपकी पसंद का खाना बनाना है, आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी ना। उद्धरण चिन्ह। आन्या की बातों ने एक अलहटपन था जिसे देखकर अर्नव उतने ही प्यार से बोला, तुम मॉम से पूछ लेना, वो बता देती। वैसे तो घर में सभी को मेरी पसंद का पता है, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। आन्या उदास होकर बोली, आंटी ने कहा है कि आज सब कुछ मुझे खुद करना है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, इसलिए तो मैंने आपको कॉल किया। फिर अर्नव भी सोचते हुए बोला, और तुमने ऐसा क्यों सोचा जान, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? आन्या अब चुप हो गई। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। वही अर्नव उसकी चुप्पी देखकर मुस्कुराते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगा। आन्या लैंडलाइन के पास खड़ी होकर अपने आप से बोली, सच ही तो कह रहे हैं ये डेविल। मैंने इन्हें कॉल क्यों किया? ये भला मेरी मदद क्यों करेंगे? ये मुझे क्यों बताएंगे कि इन्हें क्या पसंद है? अर्नव उसका जवाब न पाकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इटालियन खाना पसंद है जो सिर्फ कुक बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पसंद के गुलाब जामुन भी मुझे बहुत पसंद है। तो एंजल, तुम मेरे लिए गुलाब जामुन बना सकती हो, बाकी तो तुम जो भी बनाओगी मैं सब खा लूंगा। आन्या पहले उदास हुई, फिर उसको एक अजीब सी खुशी होती है। उसने ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया। वही अर्नव को आन्या की मासूमियत पर बहुत प्यार आता है। आन्या ने अपने आप से कहा, ये सच में इतने भी बुरे नहीं है जितना मैं इन्हें समझती हूँ। डेविल सिंघानिया। उद्धरण चिन्ह। आन्या किचन में चली आई और शाम के खाने के लिए तैयारियां करने लगी। दूसरी तरफ आजीविका अपनी क्लासेज लेकर अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। यहाँ आजीविका की कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थी जिनका नाम तारा, नैना, कियारा था। उद्धरण चिन्ह। वो सभी कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। तारा आजीविका से बोली, कल जो कुछ भी सिंघानिया हाउस में हुआ, सच में यकीन करना मुश्किल है। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि परी खुराना इतनी चालाक लड़की है। कियारा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ सच कहा आजीविका, अगर उसके अर्नव भाई से शादी हो जाती तो शायद अभी सिंघानिया परिवार को वे चैन से नहीं जीने देती। आजीविका बर्गर का बाइट लेते हुए, यार जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो उसे ही खुश हूँ।
वरना वो भयंकर परी तो मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं थी। तारा हंसते हंसते हुए, हाँ नोटिस किया था हमने, तेरा मुंह कैसे उतरा हुआ था, बिल्कुल गुब्बारा बन गई थी तुम। ये देखकर आजीविका ने मुंह बना लिया। तभी उनके पीछे बैठे कुछ लड़के आजीविका को सुनाते हुए बोले, वैसे कुछ भी कहो अर्नव सिंघानिया की किस्मत तो बहुत अच्छी है, जिसे भी चाहे उठाकर उसे शादी कर सकता है। घर में पहले से ही दुल्हन रखकर बैठे थे और उसी से शादी कर ली, या फिर उस लड़की ने ही अर्नव को अपने चंगुल में फंसाया होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण। ये यूनिवर्सिटी सा गुंडा और सबसे बदमाश स्टूडेंट रॉकी था, जिसे हर किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का बहुत शौक था, और सिंघानिया परिवार से तो उसे कुछ जिद थी, जिसका सबसे ज्यादा हिसाब वे आजीविका से लेता था। आजीविका की हर साल यूनिवर्सिटी में रॉकी से ही सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी। आजीविका ने जब से रॉकी के प्रपोजल को ठुकराया था, तब से ही आजीविका रॉकी की दुश्मन बन गई थी। उसने कई बार आजीविका को बुरा भला भी कहा था, लेकिन अर्नव ने उसे पूरी यूनिवर्सिटी के सामने बेइज्जत किया था, जिसके बाद उसे सिंघानिया से चिढ़ या नफरत थी। रॉकी का पूरा गैंग था, जिसमें 4 लड़के थे जो यूनिवर्सिटी में आए नए स्टूडेंट को परेशान करते थे। रॉकी के पिता भी एमएलए थे, इसलिए उसका भी पूरा खौफ था। आजीविका ने रॉकी की बात को इग्नोर किया और अपनी फ्रेंड से बोली, पता है आन्या बहुत अच्छी है, मुझे तो सच में बेहद खुशी है कि वो मेरी भाभी है। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से रॉकी की आवाज आई। वो हंसते हुए अपने दोस्तों से बोला, तनुज, हाँ सच कहा, भाभी तो बहुत अच्छी है, लगती भी कमाल है, दिखने में भी अप्सरा है पूरी। यार एक बार हमें भी मिल जाए लो कमसन कली, उसे तो अपने बाहों में भर लूं। उद्धरण चिन्ह। आजीविका को रॉकी की बातें सुनकर अब गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स ने उसका हाथ पका हुआ था। पर रॉकी तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। यार तुम सब फिक्र मत करो, अगर एक बार भाभी जी मेरे हाथों में आ गई तो सभी को उसकी सुंदरता को चखने का मौका मिले। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ से पूरा कैंटीन हिल गया। सभी स्टूडेंट्स की नजर उस ओर चली गई। वही तारा, नैना और कियारा चेयर से खड़ी हो जाती है और अपना माथा पीट लेती है। आजीविका जो कि गुस्से से उबाल मार रही थी, वो रॉकी को घूरते हुए बोली, और चखना है मजा, अपनी हद में रहा कर रॉकी, वरना इतना थप्पड़ पड़ेगी कि अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। रॉकी के दोस्त तो आजीविका को देखकर शांत हो गए, पर रॉकी का मेलेगो हट हो गया। वो गुस्से से अपने स्थान से खड़ा होता है। वो आजीविका को घूरते हुए बोला, मजा तो मैं बताऊंगा तुझे क्या होता है, तेरी अकल मैं निकलूंगा, अपने भाई के दम पर तुम इतना अकती हो ना, देखो मैं क्या करता हूँ। कहते हुए रॉकी ने आजीविका को जोर से धक्का मारा। आजीविका संभल नहीं पाए, उसकी फ्रेंड्स भी उसके पास आती है, पर तब तक थोड़ी देर हो गई। आजीविका ने जड़ से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ वक्त तक जब उसे लगा कि वो गिरी नहीं है और किसी की बाहों की कैद में है, तो उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही सामने एक अनजान शख्स था। दिखने में हैंडसम, बिल्कुल किसी हीरो जैसा, हेजल ग्रीन आइज, गोरा चेहरा, बिल्कुल अग्रेंजी मूवी का क्यूट हीरो लग रहा था। आजीविका ने अपनी आंखें खोलकर जब उसकी आंखों को देखा तो बस उसे देखती ही रह गई। उसके मुंह से एक चू तक नहीं निकली। वही वो लड़का सामने खड़े रॉकी को एकटक देखता जा रहा था। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस। आन्या गुलाब जामुन तो बना रही थी, पर उसे अब चाशनी तैयार करनी थी। उसे चाशनी के लिए चीनी नहीं मिल रही थी। चीनी ढूंढने के लिए उसने पूरे किचन को तलाश लिया, पर चीनी का कुछ पता ही नहीं पता। आखिर ये चीनी का डिब्बा कहाँ रखा है? एक काम करती हूँ, निर्मला जी से पूछ लेती हूँ, उन्हें तो वैसे भी सब पता होता है। कहते हुए आन्या जैसे ही किचन से बाहर जाने लगी, तभी निर्मला जी वहां पर आती है। आन्या उन्हें देखकर खुश होते हुए बोली, मैं आपके पास ही आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। जी बहुरानी बोलिए, क्या बात है? निर्मला जी मुस्कुराकर बोली, वो आपने चीनी कहाँ पर रखी है, मुझे मिल नहीं रही है। उद्धरण चिन्ह। बहुरानी चीनी तो यही है डिब्बे में, पर वो पीसी हुई है। यहाँ ज्यादातर पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। आप रुकिए, मैं निकाल देती हूँ।
निर्मला जी बोली और मुस्कुराते हुए चीनी निकालने लगती है। तभी बाहर से लैंडलाइन पर कॉल की घंटी बजने लगी। निर्मला जी बाहर की तरफ जाने लगी तो आन्या बोली, आप ये चाशनी बना लीजिए, मैं देखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जी ठीक है बहुरानी। निर्मला जी इतना कहकर अपना सिर हिला देती है और चीनी को लेकर उसे पानी में मिला देती है। वही आन्या वहां से बाहर की तरफ आती है और कॉल रिसीव करती है। हेलो, हेलो, हेलो। आन्या ने लगातार आवाज लगाई पर सामने से किसी की भी आवाज नहीं आती है। आन्या ने असमंजस से कॉल रखते हुए कहा, अजीब लोग हैं, बात करनी नहीं होती फिर भी कॉल करते हैं। उद्धरण चिन्ह। आन्या इतना कहकर वहां से वापस किचन में आती है तो निर्मला जी वहां से जा चुकी थी। वही चाशनी के बर्तन के पास नमक का डिब्बा भी रखा हुआ था। आन्या ने उस डिब्बे की तरफ देखा और अपने आप से बोली, निर्मला जी भी पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। चाशनी के लिए बोला था बट कोई बात नहीं, मैं ही बना लेती हूँ। आन्या ने इतना कहकर नमक के जार को उठाया और उसे ही चीनी समझकर उस पानी में डाल देती है जिसमें पहले से ही चीनी की मात्रा थी। आन्या ने गुलाब जामुन उस पानी में डाल दिए और उस बर्तन को ढककर बाकी का खाना बनाने लगती है। आजीविका नहीं लड़के की तरफ देखा और बस देखती ही रह गई। वही रॉकी उसे बोला, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? उस लड़के की आंखों में एक अलग ही तेवर थे। उसने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, हम चाहे जो भी हैं लेकिन आपको कोई भी हक नहीं है कि आप किसी लड़की पर हाथ उठाएं या फिर उसके साथ इस तरह का व्यवहार करें। रॉकी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने सामने वाले लड़के के कॉलर को पकड़ लिया जिस पर आजीविका से लेकर वहां बैठे हुए सभी स्टूडेंट असमंजस से यह सीन देख रहे थे। उस लड़के ने अपने शर्ट कॉलर की तरफ देखा और फिर रॉकी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आपको हमारे गिरेबान में हाथ डालने से पहले हमारे बारे में जान लेना चाहिए था। रॉकी उसे लड़के की शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्यों, ऐसी कौन सी तोप है बेतू जो मुझे तुम्हारे बारे में जानने की जरूरत पड़ रही है? उस लड़के के चेहरे पर शांत भाव थे और वो मुस्कुरा रहा था। रॉकी से उसकी मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे पंच मारने वाला था तभी रॉकी का दोस्त शन्यम उससे कान में कुछ कहता है जिसे देखकर रॉकी के चेहरे पर एक डर आ जाता है। उसने बिना कुछ कहे उस लड़के के गिरेबान से अपने हाथ हटा लिए। रॉकी के इस व्यवहार को देखकर आजीविका के साथ वहां मौजूद सभी स्टूडेंट हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। किसी को नहीं पता था कि वो लड़का कौन है। आखिर रॉकी ने इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ दिया, जबकि कभी भी ऐसा होता तो रॉकी किसी भी लड़के को अस्पताल पहुंच बगैर तो मानता ही नहीं था। लेकिन इस लड़के के सामने रॉकी की सारी अकड़ खत्म हो गई। ये देखकर आजीविका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रॉकी ने अपने गैंग के दोस्तों को वहां से जलने का इशारा किया और बिना कुछ कहे आजीविका को घूरते हुए वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद आजीविका उस लड़के को देख रही थी, जबकि उसे लड़के ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपना बैग और अपनी गिटार उठाए फिर वहां से जाने लगता है। लेकिन आजीविका उसके सामने आ जाती है। ये देखकर वो लड़का चौंक जाता है। आजीविका मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। लड़का मुस्कुराते हुए, इट्स माय प्लेजर। उद्धरण चिन्ह। तारा, नैना और कियारा भी वहां आ गई। वो तीनों आजीविका के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और एक दूसरे को इशारों इशारों में कुछ कह रही थी। आजीविका ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम आजीविका है और आपका? उसे लड़के ने एक नजर आजीविका के हाथों की तरफ देखा, फिर आजीविका के चेहरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला, इतनी भी जल्दी क्या है आपको मेरा नाम जानने की? अभी तो मैं यूनिवर्सिटी में नया हूँ, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। आजीविका उसका ये जवाब सुनकर अपना हाथ अपने आप पीछे कर लेती है। वही वो लड़का अपनी गिटार लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। उसके चेहरे पर उसकी कातिलाना स्माइल ऐसी लग रही थी जैसे न जाने कितनी ही लड़कियों के दिल का अपनी मुस्कुराहट से कत्ल करने के लिए एक शहजादा निकला हो। आजीविका और उसकी फ्रेंड्स बस उस लड़के को जाते हुए देखते रह जाती हैं। आजीविका तो उसके चेहरे में इस कदर खो गई थी कि उसे अपने आप का ही होश नहीं रहता। लेकिन उसकी सभी फ्रेंड्स उसकी इस खोई हुई अदा को नोटिस करने लगती है। एपिसोड 29। आन्या का अर्नव के कपड़े चेंज करना।
पहली रसोई के लिए अर्नव आन्या को कॉल करती है। अर्नव ने उसे गुलाब जामुन बनाने को कहा। आन्या अपनी पहली रसोई में अर्नव के लिए गुलाब जामुन बनाती है, पर चाशनी ने नमक भी डाल देती है। जीवन भी अर्नव को जगुआ के बारे में बताता है, जिस पर अर्नव जीवन को जगुआ पर नजर रखने को कहता है। वही आजीविका को एक अनजान लड़का रॉकी से बचाता है। वो लड़का कौन था कोई नहीं जानता, जिसके बाद वो उस लड़के के बारे में सोचने लगती है। अब आगे। रात का समय, सिंघानिया मेंशन। आन्या आजीविका के साथ रूम में बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। आजीविका आज बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, जिसे देखकर आन्या को कुछ समझ नहीं आता, पर वो बार बार उससे उसकी खुशी का कारण पूछने लगती है। आजीविका टेडी बियर को अपने हाथों में दबाकर बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए उससे कहती है, आन्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? उद्धरण चिन्ह। आन्या ने ये बात सुनकर आजीविका की तरफ चौंक कर देखा। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, प्यार? मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है। बचपन में माँ के मुंह से सुनती थी कि सपनों का राजकुमार होता है, वो घोड़े पर सवार होकर आता है, हमें अपने साथ ले जाता है, फिर बहुत प्यार करता है। आजीविका टेडी बियर को एक तरफ पटकते हुए बोली, हाँ तो तुम्हें मेरे भाई अपने सपनों के राजकुमार से कम लगते हैं। अर्नव का जिक्र सुनकर आन्या ने गले को गीला करते हुए कहा, वो और सपनों के राजकुमार डेविल लगते हैं, डेविल। वो जब मुझे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अभी के अभी मार देंगे। उनकी आंखें ऐसी डरावनी और गुस्से से भरी होती है कि मुझे तो कई बार बेहद डर लगता है उनसे। उनके जब कदमों की आहट आती है तो बस ऐसा लगता है। उद्धरण चिन्ह। आन्या से सब कह रही थी और आजीविका उसका घबराहट भरा चेहरा देखकर मुस्कुराती जा रही थी। तभी उन दोनों के कानों में कार के हॉर्न की आवाज आती है, जिस पर आजीविका ने हंसकर बोला, लो भाई, तुमने नाम लिया और भाई आ गए। आन्या का मुंह छोटा सा हो गया। वो बोली, देख लिया इनकी उम्र भी कितनी लंबी है, नाम लिया और हाजिर। हाँ वो तो है भाई, तुम्हारा साथ अब 7 जन्मों तक नहीं छोड़ने वाले। आजीविका उसकी चुटकी लेते हुए बोली। आन्या ने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर आजीविका से बोली, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? उद्धरण चिन्ह। आजीविका आन्या की बात सुनकर चुप हो गई। उसके चेहरे के सामने आज यूनिवर्सिटी वाले नए लड़के की तस्वीर घूम जाती है। आजीविका मंद मंद मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर आन्या उसे एकटक घूरने लगती है। आजीविका ने आन्या का हाथ पकड़ा और खुश होते हुए बोली, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तू किसी से मत कहना, आज पता है, यूनिवर्सिटी में। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने उसकी आंखों को एकटक देखना शुरू कर दिया। आजीविका अपनी बात को आगे बढ़ा पाती तभी वहां पर जीवन आ जाता है। भाभी, अर्नव आपको बुला रहा है। उद्धरण चिन्ह। जीवन की आवाज सुनकर उन दोनों पलट कर देखा तो डोर पर अपना ब्लेजर हाथ में लटकाए जीवन खड़ा था। आजीविका ने उसे देखकर मुंह बनाया और बोली, आ गया लप्पू सा लंगूर। उद्धरण चिन्ह। आन्या जीवन की तरफ देखती है, फिर आजीविका की तरफ। आन्या को कुछ समझ नहीं आया कि अर्नव उसे क्यों बुला रहा है, लेकिन वो अर्नव की बात को मना भी नहीं कर सकती थी। वो आजीविका से बोली, मैं अभी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आजीविका ने अपनी गर्दन हिलाया और उसे जाने का इशारा कर दिया। आन्या वहां से चली गई, जबकि जीवन आजीविका को देखकर मुस्कुराते हुए आई विंक करता है और वहां से अपने रूम में चला जाता है। आजीविका ने जीवन की ये हरकत देखकर अपना मुंह खोल लिया। वो बदबदा कर बोली, इस लंगूर ने मुझे आंख मारी। आखिर इसको क्या लगता है, क्या है इसमें? शक्ल तो ठीक है नहीं, हर बात पर लड़ता रहता है, बोलना इसे आता नहीं है और लप्पू सी इसकी शक्ल है, पर फिर भी एटीट्यूड दिखाता है। खून। आजीविका अभी जीवन को ये सब कह रही थी कि तभी उसका मोबाइल रिंग करता है। आजीविका ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो कियारा का कॉल था। कियारा का कॉल देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। आजीविका कॉल रिसीव करते ही बोल पड़ी, और पता चला जो मैंने पता लगाने को कहा था। वही कियारा ने उसे इतने एक्साइटमेंट में देखा तो उसे शांत करते हुए बोली, अरे रुक जा, सांस तो लेने दे। उद्धरण चिन्ह। आजीविका आंखें गोल करके, क्यों, तू क्या किसी को पत्थर मारकर आई है क्या? कियारा ने असमंजस से कहा, हे
उद्धरण चिन्ह। फिर उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए, हाँ तो मैं कह रही थी अज्जू, तूने जो काम बोला था वो हो गया है। ये सुनते ही आजीविका खुशी से बेड पर उछल पड़ी। वो बोली, जल्दी बता ना, उसका नाम क्या है? अज्जू, उसका नाम चमनलाल है। कियारा ने जैसे ही ये कहा तो आजीविका का चेहरा अजीब सा हो गया। वो बोली, ये कैसा नाम हुआ भला? दिखने में तो काफी हॉट और राजकुमार टाइप का था। नाम दादा आदम के जमाने का क्यों है? तभी सामने से कियारा के हंसने की आवाज आई, जिस पर आजीविका ने दांत भींचते हुए कहा, कियारा की बच्ची, साफ सार बता कसा नाम है उसका, वरना तेरा किमा बना दूंगी। उद्धरण चिन्ह। कियारा अपनी हंसी कंट्रोल करे हुए बोली, ओके बता रही हूँ बाबा। सुन, उसका नाम संपन्न सिंह ठाकुर है, द मोस्ट फेमस बिजनेसमैन तनिष्क सुन ठाकुर का इकलौता बेटा। आजीविका ने जैसे ही उसका नाम सुना उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वैसे ही स्माइल जब हम इश्क के पहले पड़ाव पर होते हैं और अपने महबूब के बारे में जरा जिक्र भी हो जाए तो दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। ऐसा ही कुछ आजीविका के साथ हुआ। उसने कियारा का कॉल काट दिया और अपने पास ही रखे हुए टैडी बियर को देखते हुए बोली, संपन्न आजीविका। आजीविका, संपन्न कितना प्यारा लग रहा है। ये कहकर आजीविका ने अपना चेहरा टैडी बियर ने छिपा लिया। दूसरी तरफ अर्नव का रूम। आन्या रूम में आती है। अर्नव वॉशरूम से निकलकर बाहर आता है। आन्या उसे एक नजर देखती है। सामने अर्नव सिर्फ टॉवल में था। ये देखकर आन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रखा और पलटकर खड़ी हो गई। अर्नव को इस हाल में देखकर आन्या की धड़कनें इतनी तेज हो गई, धक धक आवाज उसके कानों तक आने लगी। वही घबराहट के मारे उसका बुरा हाल हो गया। अर्नव की बॉडी को वो एक पल देख पाई थी, पर अर्नव का ये हाल उसके दिमाग में चढ़ गया था। उसने आज तक किसी भी लड़के को इस तरह नहीं देखा था, पर अर्नव को इस हालत में देखकर आन्या का खुद के संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। वो वहां से भागने का प्लान बनावे लगती है। इसके विपरीत अर्नव ने आन्या की हरकत देखकर स्माइल दे दी। तभी आन्या हकलाते हुए बोली, वो मुझे जीवन ने कहा था कि आप मुझे बुला रहे हैं। अगर आप कपड़े चेंज करना चाहते हैं तो मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आती हूँ। आन्या इतना कहकर वहां से जाने लगी। तभी अर्नव उसे आवाज लगाते हुए बोला, रुक जाओ वहीं परेज। अर्नव की सीरियस वॉइस सुनकर आन्या के कदम जस के तस रुक गए। वो अब न तो हिल पा रही थी और न ही उसके कदम उसका साथ दे रहे थे। अर्नव अपने कपड़े लेकर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। आन्या ने अभी भी अपनी आंखों को अपने हाथों से ढका हुआ था। अर्नव उसकी मासूमियत देखकर उससे बोला, एंजल, अपने चेहरे से अपने हाथ हटाओ और मेरी तरफ देखो। आन्या में जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव की बात का विरोध कर सके। उसने घबराते हुए अपने हाथ अपनी आंखों से हटाए और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और अर्नव अभी भी सिर्फ टॉवल में उसके सामने खड़ा था। आन्या ने दोबारा अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अर्नव उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा दिया। आन्या अपने आप को संभालती है और अपनी पूरी हिम्मत के साथ कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती हूँ, मुझे जाना है। अर्नव ने उसके दोनों हाथों की कलाई को पकड़ा और उन्हें खोलते हुए अपने सामने करके बोला, एंजल, क्या तुम अपने पति की मदद नहीं करोगी? तुम्हें पता है ना, मुझे चोट आई थी और अभी भी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मुझे ये शर्ट नहीं पहना जाएगा। अब तुम मेरी इतनी हेल्प तो कर सकती हो, मुझे कपड़े पहना दो। आन्या अर्नव के करीब आने पर पहले ही घबराई हुई थी उसे, पर अर्नव ने उसे कपड़े पहनने की बात पर उसे और भी ज्यादा डरा दिया। उसने अपनी आंखें और भी ज्यादा कसकर बंद कर ली। मैं आपको कपड़े पहनाऊं? उद्धरण चिन्ह। हाँ एंजल, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे अलावा कोई और दिखाई दे रहा है? आन्या उसकी बात सुनकर अपने मन में बोली, मुझे कोई कैसे दिखाई देगा जब आप सामने होते हैं? मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। आपका डर ही इतना ज्यादा है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। जो दिखता है वो भी दिख पाता, कुछ और तो कैसे देख पाऊंगी? आन्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अर्नव के शब्द उसे उसके ख्यालों से बाहर निकलते हैं। क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, कुछ नहीं, मैं पहनाती हूँ। आन्या हकलाकर बोली।
अर्नव के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर स्माइल आ जाती है। उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई। आन्या। अर्नव के होंठों तक ही आती थी, इसलिए अर्नव को झुकना पड़ता है। आन्या भी अपनी एक आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है, फिर उसके सिर में टी शर्ट डालती है और उसी तरह उसके हाथ भी डालती है। अर्नव के फेस पर ये देखकर स्माइल जा ही नहीं रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आन्या को अपने करीब देखकर खुशी से पागल हुआ जा रहा है। वही आन्या का डर से बुरा हाल था। उसने अर्नव की टी शर्ट को नीचे किया। इसी दौरान आन्या के हाथ अर्नव की बॉडी पर टच कर रहे थे। आन्या उसके एब्स को महसूस कर पा रही थी। उसके एब्स बेहद सख्त थे और ऐसी बॉडी जिसे छूने के लिए तो हर लड़की तरसती थी, पर आज तक कोई लड़की उसे टच नहीं कर पाई थी। आन्या के पेट में उन्हें महसूस करके एक अजीब गुदगुदी होने लगी। वो कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी घबरा रही थी। वही अर्नव उसकी हरकतों को नोटिस करके स्माइल कर रहा था। जब काफी देर तक आन्या ऐसे ही खड़ी रही तो अर्नव उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है, जिससे आन्या को गुदगुदी होती है। तभी अर्नव उसके कान के पास आकर बोला, अब अगर तुमने मुझे महसूस कर लिया है तो क्या मैं ट्राउजर पहन सकता हूँ? आन्या। अर्नव की बात सुनकर बिल्कुल झेप गई। उसने अपना सिर हिलाया और शर्माकर पलटकर खड़ी हो गई। अर्नव उसे एक नजर देखता है और पूरे कपड़े पहनने लगता है। वही आन्या के गाल शर्म से लाल पीले हो रहे थे। अर्नव ने कपड़े पहन लिए तो आन्या बोली, डिनर का टाइम हो गया है, हमें नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर वो जाने लगी तो अर्नव ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे रोक लिया। एक बार फिर अर्नव के हाथ का स्पर्श पाकर आन्या की घबराहट बढ़ गई। वो पलटकर कभी अपनी कलाई को देखने लगी तो कभी अर्नव के फेस को। अर्नव उसे अपने करीब खींचकर उसके बंद को खोलते हुए बोला, जिस काम के लिए आई थी क्या वो काम नहीं करना है? बंद के खुलते ही उसके बाल खुलकर बिखर जाते हैं। खुले बालों में आन्या की खूबसूरत और भी ज्यादा बढ़ गई। अर्नव उसे उतने ही प्यार से निहारने लगा। आन्या के चेहरे पर असमंजस और घबराहट दिखाई दे रही थी। आन्या अपने आप से बोली, हे भगवान, अब क्या काम करना है? ये डेविल सिंघानिया, इनको क्या पता मैंने इतनी हिम्मत से इन्हें कपड़े पहनाए हैं। अब अगर इन्होंने कुछ और कह दिया तो अब मुझसे कुछ नहीं होगा, पर मैं इन्हें मान भी तो नहीं कर पाऊंगी। आन्या घबराते हुए अर्नव से कहती है, क्या काम करना है? अर्नव ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें खोलना मत। आन्या को कुछ समझ नहीं आया, पर वो अर्नव की बात को मना भी कैसे करती। वो चुपचाप अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अर्नव वार्डरोब के पास जाकर एक बॉक्स लेकर आता है और उस बॉक्स को लाकर आन्या की हथेलियों को खोलकर उस पर रख देता है। आन्या के अपने हाथ पर जब भारी भारी महसूस हुआ, तभी अर्नव बोला, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। आन्या ने अपनी आंखें खोली। वो उस बॉक्स को देखते हुए बोली, इसने क्या है? अर्नव अपने हाथों को बांधकर खड़ा हो गया। वो आन्या से बोला, तुम खुद देख लो ना एंजल। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाए और अर्नव के दिए गिफ्ट को खोलने लगी। आन्या ने जैसे ही वो गिफ्ट ओपन किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। बॉक्स में एक न्यू ब्रांडेड मोबाइल फोन था। आन्या ने वो मोबाइल देखा तो चेहरे पर असमंजस के भाव आ गए। ये क्या है? वो चौंकते हुए अचानक बोल पड़ी। अर्नव उसे एकटक देखते हुए बोला, एंजल, इसे मोबाइल कहते हैं। सारी दुनिया और मैं तो इसे मोबाइल कहते हैं। अगर तुम चाहो तो अपने हिसाब से कोई नया नाम दे सकती हो। वैसे नाम देने में तो तुम एक्सपर्ट हो, इतना तो मैं जानता हूँ। अर्नव के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आन्या झेप गई। वो डर गई कि कहीं अर्नव को अपने डेविल नाम के बारे में पता तो नहीं चल गया। आन्या तुरंत ही बात बदलते हुए बोली, लेकिन मैं इस मोबाइल फोन का क्या करूंगी? मुझे जरूरत नहीं है और ये देखने में बहुत महंगा लग रहा है। अर्नव ने आन्या के चेहरे पर ऐसे असमंजस और परेशानी के भाव देखे तो बोला, तुम्हारे आगे कोई भी चीज नहीं सकती नहीं है। मेरे लिए सबसे कीमती तुम हो, एक कीमती हीरे से भी ज्यादा कीमती। आज दोपहर में तुमने मुझे लैंडलाइन से कॉल किया था, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा पर्सनल मोबाइल दे दिया है। अगर तुम्हें कभी भी किसी से भी बात करनी हो तो अब तुम इस मोबाइल से बात करोगी। आन्या ने अर्नव के चेहरे को एकटक देखा था।
सच बात तो ये थी कि उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि अर्नब ने उसे गिफ्ट दिया है, क्योंकि उसकी लाइफ में कभी भी उसे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। अपनी लाइफ का पहला गिफ्ट उसे अर्नब ने ही दिया था और ये देखकर आन्या को अपने दिल में बेहद खुशी होने लगती है। अब से ये मोबाइल तुम्हारा है, अंडरस्टैंड? अर्नब ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। ये देखकर अर्नब के फेस पर स्माइल आ गई। फिर उसने आन्या को अपनी ओर खींचा और उसे अपने गले से लगा लेता है और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगता है, जबकि आन्या अर्नब की इस हरकत से बिल्कुल चौंक जाती है। एपिसोड 30, जरूरी सूचना। जिस तरह आप सभी को इस कहानी का बेसब्री से इंतजार है, उसी प्रकार मुझे भी इस कहानी के अगले पार्ट लिखने का बहुत मन है, लेकिन फिलहाल आज के लिए आप सभी को वेट करना होगा, क्योंकि कल मेरे एग्जाम्स है। इसलिए आज मुझे स्टोरी लिखने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिला। आज मैं स्टोरी का पार्ट नहीं दे पाऊंगी क्योंकि कल मेरी एग्जाम है। आप सभी प्लीज प्रे कीजिए कि मेरी ये एग्जाम अच्छे से हो जाए, क्योंकि पहली बार मैं कोई कंपटीशन एग्जाम दे रही हूँ। इससे पहले मैंने कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया है और स्ट्रेस की वजह से मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द की लग रहा है जैसे मैं न जाने कितनी टेंशन ले ली है। कल मेरा एग्जाम है और मैं एडमिट कार्ड भी नहीं निकलवाया था। अभी कुछ देर पहले जब एडमिट कार्ड निकलवाने गई तो एक जगह पर उन लोगों ने एडमिट कार्ड निकालने से मना कर दिया, क्योंकि वह कह रहे थे कि मेरा एडमिट कार्ड निकाल ही नहीं रहा है। और दूसरी जगह जब गई तो काफी देर तक, मतलब करीब 1 घंटा दूसरी जगह पर भी लगा और तब जाकर कहीं मुझे सही वेबसाइट मिली और फिर मैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाई। लेकिन इन सभी में मुझे करीब 3 घंटे लग गए और कुछ भी लिखने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिला। आन्या और अर्नब की लाइफ में प्यार, मोहब्बत, इश्क सब कुछ दिखाने का आज पहला मौका था और सच में अगर आज मैं पार्ट लिख पाती तो आप सभी को भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं छोटा पार्ट डालना नहीं चाहती। लिखने को तो मैं 1000 शब्द लिख सकती हूँ, लेकिन उसमें आप सभी को अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी छोटा पार्ट लिखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं करीब बड़ा पार्ट लिखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी को ज्यादा रोमांस, एक्शन, प्यार, मोहब्बत यह सब दिखा पाऊंगा। लेकिन अब फिलहाल मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और मेरा एग्जाम सेंटर बहुत दूर आया है, इसलिए बहुत डर भी लग रहा है कि टाइम से पहुंचूंगी या नहीं, टाइम से सो पाऊंगी। मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं सोने की कोशिश करती हूँ और मुझे टेंशन होती है तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ। रात के 2-3 बजे तक जागती रहती हूँ। सुबह काफी लेट हो जाती हूँ या फिर नींद अधूरी रहती है, लेकिन एग्जाम से पहले प्रॉपर सोना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि एग्जाम कैसी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि पहली बार कंपटीशन एग्जाम देते हुए बहुत डर लग रहा है। जिस तरह आपने मुझे यहाँ पर सपोर्ट किया है, इस तरह प्लीज मेरी एग्जाम के लिए भी प्रे कर दीजिए। वैसे तो मैं भगवान को बहुत ज्यादा मक्खन लगाने वाली हूँ और उनसे रिक्वेस्ट भी करने वाली हूँ, लेकिन इन सभी से बढ़कर कहते हैं ना, दुआओं में बहुत असर होता है। तो बस आप सभी मेरे लिए प्रे कर दीजिएगा। सी नो इवल। आज मुझे लगा कि मुझे आप सभी से बातें ही करनी चाहिए, इसलिए मैं ये पत्र लिख रही हूँ जरूरी सूचना की तरह, क्योंकि मेरा सिर बहुत दुख रहा है और मुझसे स्टोरी के आइडिया सोचा ही नहीं जा रहे। अगर आप कहानी अच्छे से पते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको फिलहाल ये वाली कहानी कैसी लग रही है और आजीविका और जीवन की नोकझोंक, आन्या की घबराहट और उसका डेविल सिंघानिया से डरना, अर्नब का आन्या की केयर करना, आपको इन सभी में से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? आप सभी जैसे भी मुझे बताएंगे, मैं उसके हिसाब से स्टोरी के सीन्स को गहराई से लिखने की कोशिश करूंगी ताकि आपको भी बहुत अच्छा लगे। इसलिए अपनी राय जरूर शेयर करें और यह मेरी सभी रीडर्स से रिक्वेस्ट है। और सच बताओ तो मैं बहुत ज्यादा जानकार लेखिका नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत होती है, इसलिए मैं अपनी ओवर थिंकिंग को कई बार इन चीजों में लगा देता हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि ओवर थिंकर ऐसे होते हैं जो एक शब्द से पूरी कहानी को जनरेट अपने दिमाग में कर लेते हैं। सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं कैसा हूँ, सामने वाले को क्या लगता है। कुछ रीडर्स ये भी कह रहे थे कि लव ट्रायंगल मत दिखाना। वैसे तो मैं लव ट्रायंगल को पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, पर मैं लव ट्रायंगल नहीं बल्कि जीवन के प्यार की प्योरिटी दिखाना चाहती हूँ कि जीवन जैसे लड़के भी होते हैं जो किसी से किस हद तक प्यार कर सकते हैं।
हालांकि आजीविका को अभी जीवन का प्यार समझ नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी जीवन के सच्चे प्यार को समझ जाएगी। और आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि संपन्न सिंह ठाकुर की एक अलग कहानी है। उसका कैरेक्टर कुछ अलग होगा, देखने में बहुत सिंपल और स्वामी टाइप का होगा, लेकिन आगे का तो आप समझ ही गए होंगे। सूचना केंद्र। और अंत में हमारी कहानी के आन्या और अर्नव। अर्नव ने अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए आन्या से शादी की है या प्यार में, ये तो वक्त ही बताएगा। पर आन्या को जब अर्नव के प्यार का एहसास होगा तो उसके लिए वो लम्हे सबसे सुनहरे होंगे। पर इसके साथ ही जब उसे अर्नव के बारे में पूरा सब पता चलेगा तो शायद वह अर्नव को बहुत गलत इंसान समझ सकती है, क्योंकि हमारी आदत होती है जो हमारा पास्ट होता है, अगर वही हमारा फ्यूचर हो जाए तो हम सामने वाले को कभी सही समझ ही नहीं पाते। आन्या हरेसमेंट की शिकार है, वही अर्नव को भी अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करनी है, इसलिए आन्या के सामने अर्नव का सच आना काफी शॉकिंग होगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।